हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 2 करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मॉड परसेंटेज मेजरमेंट स्केल एंड ऑब्जर्वेशन। मॉड क्या होता है? मोड होता है रिपीटेड वैल्यू होती है। किसी भी डाटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो वो आपका मोड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक डाटा सेट के अंदर एक वैल्यू है वो 2 टाइम रिपीट हुई है, एक वैल्यू 5 टाइम रिपीट हुई है, एक 3 टाइम हुई है, तो जो वैल्यू 5 टाइम रिपीट होगी वो हमारा मोड होगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ सेम नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो रही होती हैं, तो वहाँ हमारे मॉड जो है ना वो 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और किसी डाटा सेट में आपकी कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, हर वैल्यू सिंगल टाइम आ रही होती है, हर ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका कोई मॉड नहीं है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और रिपीटेड वैल्यू इन एनी सेट ऑफ डाटा। देयर मे बी वन और मोर और नो मॉड in a data set. For example, 23, 34, 45, 34, 32, 45, 23, 34. The most repeated value is 34, which occurred 3 times. तो आप कह सकते हैं कि अब हमारा यहाँ मोड क्या है, वो 34 है। अब नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या होती है? किसी भी चीज़ को आप 100 की फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपकी परसेंटेज कहलाती है। A way of expressing a number as a part of 100. For example, if 25 out of 100 students pass, the percentage is 25%. यानी 25% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं। तो किसी भी और नंबर को, फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स होते हैं 75, उसमें से स्टूडेंट 70 लेता है, तो उसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 70 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह मेजरमेंट स्केल के बारे में बताऊंगा। मेजरमेंट स्केल क्या होता है? अ सिस्टम यूज टू क्लासीफाई एंड मेजर डाटा इन डिफरेंट वेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। एक है नॉमिनल मेजरमेंट स्केल, ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल, इंटरवल मेजरमेंट स्केल और रेशो मेजरमेंट स्केल। फॉर एग्जांपल, जेंडर मेल है फीमेल है इज़ मेजर्ड ऑन नॉमिनल स्केल। कि नॉमिनल स्केल में आप पूछ सकते हैं, जब किसी से सर्वे करते हैं, क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, आप उसकी जेंडर पूछ सकते हैं कि वो ऑप्शन दे सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। इवन थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड जेंडर भी हो सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर उसकी कैटेगरीज़ हैं। तो ये हमारी नॉमिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल कहलाता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, मेल पहले आ जाए फीमेल पहले आ जाए क्वेश्चन में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि ऑर्डिनल स्केल होता है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। सिमिलरली, स्टूडेंट्स ग्रेड्स लाइक ए बी सी डी, दिस इज़ एन ऑर्डिनल स्केल because the grades have an order, A is higher than B and B is higher than C. किसी भी डाटा सेट को या किसी डाटा कलेक्शन के दौरान जब हम उसको ऑर्डिनल स्केल में मेजर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस होती हैं वो मैटर करती हैं, उनका ऑर्डर मैटर करता है, तो वो ऑर्डिनल स्केल कहलाती हैं। तो हमारा बुनियादी तौर पे था मेजरमेंट स्केल क्या है, वो तो आगे इसकी टाइप्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने इन सब की डेफिनेशन याद करके जानी है, और हर एक की एक एक एग्जांपल भी। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये मेजरमेंट ऑफ स्केल्स है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? A single value or piece of data collected during a study is called an observation. For example, if you record the heights of students, each student's height is one observation. तो तमाम ऑब्जर्वेशंस मिलकर एक डाटा सेट बनाते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एन आइटम कॉस्ट ₹25,000, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, फाइंड द फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। आइटम की प्राइस है 25,000, डिस्काउंट है 10%। तो डिस्काउंट को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो 10%, तो 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 25,000,
तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाता है 2500। 25,000 आइटम पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 2500। आप फाइनल प्राइस निकालनी है तो आप 25,000 में से 2500 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूअस डाटा। क्वालिटेटिव डाटा ऐसा डाटा होता है जो क्वालिटी को या करेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करता है। ये नॉन न्यूमेरिक होता है। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ कार्स रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है। आप कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस ना कर सकें, ब्यूटी को भी आप नहीं कर सकते नंबर्स में मैयर, आप कलर्स को भी नहीं कर सकते। इसी तरह और बहुत सारी इंसान के करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप नंबर्स में मैयर नहीं कर सकते। तो वो जब वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं तो वो आपका क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। क्वांटिटेटिव जैसे नाम से जाहिर है, डाटा दैट इज़ न्यूमेरिकल एंड कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है कि आप स्टूडेंट्स की तादाद आप बता सकते हैं कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, 40 हैं किसी भी क्लास में। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा ये होता है कि अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा दैट कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल एंड होल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट डाटा वो होता है कि वो काउंटेबल होता है और पूरे नंबर्स में होता है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होता डिस्क्रीट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, या 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 2.5 नहीं कह सकते या 1.5 नहीं कह सकते, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। कंटिन्यूअस डाटा वो होता है जो आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको क्वांटिटेटिव डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। किसी पार्टिकुलर रेंज है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ पर्सन, अब हाइट 5.5 फीट हो सकती है, 5.75 फीट हो सकती है, व्हाट्सएवर। तो ये कंटिन्यूअस डाटा कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, a circular object has a diameter of 40 centimeter. Find circumference and area. अब डायमीटर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है। अब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, उसको r से जाहिर करते हैं। तो d डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 7 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। सर्कल का आपने सरकमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर, और एरिया का है पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह आपने जो ट्राइंगल है उसका एरिया और उसका सरकमफेरेंस, उसका फार्मूला। सरकमफेरेंस निकालना ट्राइंगल और स्क्वायर या ट्राइंगल और या आपकी आ जाती है रेक्टेंगल, वो आसान है कि तमाम साइड्स को आप ऐड कर देते हैं तो आपका पेरीमीटर आ जाता है, अगर फार्मूला याद ना भी हो रहा होता। अब यहाँ बात कर रहे थे हम इसके एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, पाई आपका 3.14 है, आर आपने 7 निकाला था, 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो यूँ आपका 153.86 आ गया। और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर इसलिए लिखा है कि आर स्क्वायर है, आर आपका सेंटीमीटर में था और उसको स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a square plot has a perimeter of 400 meters, find its area. अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 400। अब पेरीमीटर होता है आपकी जो साइड्स होती हैं ना, उन तमाम साइड्स का सम होता है। तो 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, तमाम का सम करके आपका 400 आ रहा है। तो आपने एक साइड निकालनी है तो 400 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हैज़ अ 4 इक्वल साइड्स। एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, और यही रेक्टेंगल में होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो आपकी स्क्वायर में
चूँकि दोनों साइड्स लेंथ और विड्थ बराबर होती हैं, इसलिए हम इसको साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड लिख देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? अ स्केल दैट ग्रुप्स डाटा इनटू नेम्स एंड कैटेगरीज ओनली विद नो ऑर्डर। के एक ऐसा स्केल जो डाटा की ग्रुपिंग करता है या उन नाम्स में या कैटेगरीज में, उनके ऑर्डर को वो नहीं छेड़ता, ना ही उसका ऑर्डर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल कलर्स हैं, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ गाड़ियों का रोड पे खड़े होके, आपने नोट किया है कि रेड गाड़ियाँ इतनी हो गई, ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई, और इस पे मैटर नहीं करता कि आपने रेड पहले लिखी हैं, ब्लू पहले लिखी हैं या ग्रीन पहले लिखी हैं। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जस्ट ये कैटेगरीज को डाटा जो है कैटेगराइज कर रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी का डाटा आपके पास है। अच्छा, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? अ स्केल दैट ग्रुप्स डाटा इनटू कैटेगरीज एंड आल्सो शोज देयर ऑर्डर और रैंकिंग। इसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है ऑर्डिनल स्केल में, नाम से जैसे जाहिर है, ऑर्डिनल। तो फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स की रैंकिंग करनी है उनके मार्क्स की बुनियाद पर, आप कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये एक रैंकिंग है, ऑर्डर यहाँ मैटर करता है। इस तरह ग्रेड्स हैं ए बी सी डी व्हाट्सएवर, तो ये भी मैटर करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो नॉमिनल, नॉमिनल ऐसी कैटेगरीज जिनमें कोई ऑर्डर नहीं, ऑर्डिनल ऐसी कैटेगरीज जिनमें ऑर्डर है, विद ऑर्डर या रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले पहले आपने दोनों इक्वेशंस लिख लेनी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और ये पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप किसी एक इक्वेशन को आपने आइसोलेट करना है और उनमें से एक वेरिएबल निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, जिसमें से आपको कोई भी वैल्यू निकालना आसान हो। यहाँ पे y की वैल्यू निकालना आसान है, तो आप यूँ कर सकते हैं कि आपने y इज इक्वल टू 2x है, 2 इधर आ जाएगा, ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, ये 2 है ना, इधर आके ये माइनस हो गया, तो 2x माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2। इसको आपने इक्वेशन 2 से निकाला है तो 1 में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट इनटू अदर इक्वेशन, तो आपका 3x प्लस वाई की जगह आपके आ गया 2x माइनस 2। तो आप सिंप्लीफाई करें, 3x प्लस 2x माइनस 2, अब 3x और 2x को ऐड करें 5x हो गया, और आपका ये जो माइनस 2 था दूसरी साइड पे जाके ऐड हो गया 10 में, तो ये 12 बन गया। x है 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, आके डिवाइड हो गया, तो 12/5, इसको 2.4 लिख दें। इवन इसको फ्रैक्शन में भी रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दें, जो अभी भी हमने y की वैल्यू निकाली थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, x की जगह आपने 2.4 लिखा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 4.8 और माइनस 2, ये वाली वैल्यू y की, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो आपका y आ गया 2.8। तो सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया? पहला x है 2.4 और कॉमा पे 2.8, ब्रैकेट में जब भी आप सोल्यूशन लिखते हैं पहली वैल्यू आपकी x को ज़ाहिर कर रही है और दूसरी आपकी y को ज़ाहिर कर रही है। अगर यही क्वेश्चन हम करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड में, तो वो कुछ ऐसे होगा कि पहला स्टेप ये है कि आपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। आपके पास था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो आपने कोफिशिएंट लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, और उसका आपने जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो आपने इज इक्वल टू के बाद लिखे हैं। आपने राइट मैट्रिक्स को लिखना होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए आप हैं आपके इक्वेशन के लेफ्ट साइड के तमाम कोएफिशिएंट हैं, और एक्स आपका ज़ाहिर कर रहा है एक्स और वाई को, और बी आपका ज़ाहिर कर रहा है कांस्टेंट्स को। ये पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 1y इज इक्वल 10, और दूसरी थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस वाई, और ये इस शक्ल में आ जाएगी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले पहले
ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट इसलिए मालूम करना है कि हमें इन्वर्स निकालना है ए का। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजुकेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 और इसमें से माइनस क्या करना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस का 3 आ गया और 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपका आ गया 2 माइनस का 3 माइनस का 2 तो -5 आ गया। अब ये याद रखें अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0 इसका मतलब ये होता है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो फिर इक्वेशन सॉल्व होगी। वैसे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मौजूद था, इसका मतलब यही था कि ये आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। अब एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये होता है इन दोनों की आपने जगह तब्दील कर लेनी है। 3 की जगह आपने -1 लिख दिया, -1 की जगह 3 लिख दिया और इन दोनों का सिंबल आपने चेंज कर देना। ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ सिंबल ना लगाओ वो दोनों प्लस के होते हैं। तो आपका ये एडजॉइंट हो गया। अब इन्वर्स का फार्मूला होता है कि एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपका -5 था, 1 ओवर -5 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला है इन्वर्स का। इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -5 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका एडजॉइंट है जो अभी आपने निकाला है। तो अब जब हर एक पे डिवाइड करेंगे, हर एक वैल्यू के ऊपर -5 को, -1 डिवाइड बाय -5 तो माइनस और माइनस जब डिवाइड होते हैं तो ये +1/5 आ गया। इसी तरह ये भी -1 है, डिवाइड करें -5 से तो +1/5 आ गया। ये माइनस का 2 है, डिवाइड बाय -5 तो ये भी प्लस का 2/5। ये 3 है और डिवाइडेड बाय -5 तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, डिवाइड होगा तो आंसर माइनस का आएगा। और अब आप इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b, ये फार्मूला है। जब आपने x इज इक्वल टू b लिखा, x इधर रह गया तो a दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो गया और b से मल्टीप्लाई होगा। अब a इन्वर्स की आपने ये वैल्यू निकाल ली है, ये 1/5 और 1/5 और 2/5 3/5 -3/5। तो आपकी x की वैल्यू आ गई xy और a इन्वर्स की जगह आपने लिख दिया 1/5 वाला मैट्रिक्स 1/5 और 2/5 और -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या ये होता है कि इसकी पहली वैल्यू 1/5 है, उसको मल्टीप्लाई करें इसकी पहली वैल्यू 10 के साथ, फिर प्लस, फिर ये 1/5 मल्टीप्लाई करनी है इसके कॉलम में, यानी रो की पहली वैल्यू को उसके कॉलम की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, और यहाँ पे कॉलम की सेकंड वैल्यू है 1/5, उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। तो ये ऊपर वाली रो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इसी तरह आपने जब सेकंड रो का निकालना है तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखे -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 2.4, नीचे वाले का 2.8। तो अब पहली वाली वैल्यू आपकी चूँकि x के बराबर है तो 2.4 आ गई x की वैल्यू और 2.8 आ गई y की। इसको यूँ लिख सकते हैं सोल्यूशन को 2.4 सोल्यूशन 2.4, 2.8। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बॉक्स कंटेन्स 20 मार्बल्स। अब एक बॉक्स के अंदर 20 मार्बल्स हैं, 10 रेड हैं, 6 ब्लू एंड 4 ग्रीन है। डिफाइन सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। अब सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट इसी की पर्सपेक्टिव से बयान करना है कि सर्टेन इवेंट क्या होता है। सर्टेन का मतलब होता है यकीनी, कि जो लाजमी हो। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट जिसके होने का कोई चांस ना हो। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, आगे है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड मार्बल, फिर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू और ग्रीन मार्बल, फिर है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू ट्वाइस विद रिप्लेसमेंट, और फिर डिफाइन करनी है आपने प्रायरी प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं। सर्टेन इवेंट की डेफिनेशन, एन इवेंट दैट इज गारंटीड टू हैपन, कि हर सूरत में होगा। इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, यानी 100% चांस है। इन योर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मार्बल है उसमें 3 कलर हैं मार्बल के, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है।
और हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि हमने मार्बल सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर आ जाए, रेड आ जाए, ब्लू आ जाए, ग्रीन आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये सर्टेन है, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो आपके पास selecting a marble that is either red, blue or green is a certain event because those are the only options in the box. इम्पॉसिबल इवेंट वो होगा कि जो इन कलर्स के अलावा कोई और कलर सोच लें इनमें, और आप कहें कि उसकी प्रोबेबिलिटी वो चूंकि इनमें मौजूद ही नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश करें वो सिलेक्ट हो ही नहीं सकेगा। यहाँ पे येलो मौजूद नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट के तौर पे हम कहते हैं कि येलो इवेंट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0 होगी, क्योंकि वो है ही नहीं। An event that cannot happen under any circumstances, its probability is always 0. In your example, selecting yellow marble from box would be an impossible event. आप सिंपली बताऊं वन लाइन में, सर्टेन इवेंट उसको कहते हैं कि ऑलवेज अकर्स, प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट नेवर अकर्स, प्रोबेबिलिटी 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड मार्बल। टोटल मार्बल कितने हैं, 20 हैं, रेड आपके 10 है, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल एटम, तो फेवरेबल आपके रेड चूँकि 10 थे, टोटल 20 है, तो 10/20 1/2 कि प्रोबेबिलिटी रेड आने की 1/2 है। अच्छा, इसी तरह है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू और ग्रीन मार्बल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ग्रीन क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लू और ग्रीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल। अब ब्लू और ग्रीन, और जहाँ पे आता है इसको ऐड कर सकते हैं, या ब्लू आएगा या ग्रीन आएगा, और उस पर डिवाइड करेंगे टोटल पे। तो ब्लू हमारे पास 6 थे, ग्रीन हमारे पास 4 थे, उनको ऐड किया, टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो 10/20 1/2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू ट्वाइस विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से मुराद ये होता है कि एक दफ़ा हमने ब्लू सेलेक्ट किया, उसको वापस डाल दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट करें फिर भी ब्लू है, उसका क्या चांस है। जब ट्वाइस की बात आती है तो एक दफ़ा जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है ना ब्लू की, उसको दूसरी दफ़ा उसी प्रोबेबिलिटी सेम ब्लू की के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्लू हमारे पास क्या है, 6 है, 6/20, ये एक की प्रोबेबिलिटी है। जब दूसरे की है एंड है, यानी ब्लू एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 6/20 मल्टीप्लाइड बाय 6/20, तो आपके पास आ जाएगा 36/400। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ट्वाइस विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, इसकी अगली डेफिनेशन है, डिफाइन अ प्रायरी प्रोबेबिलिटी। अब प्रायरी प्रोबेबिलिटी, अब प्रायरी नाम से जाहिर हो रहा है कि जो पहले से प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, इज बेस्ड ऑन द थ्योरी बिफोर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया, आप उसके मतलब पहले ही जानते हैं इसके क्या चांस है। आपने एक क्वेन थ्रो करनी है, और क्वेन में हेड आने के चांसेस आपको पहले से पता है 1/2 है, टेल आने के भी 1/2 है, तो ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही आपको पता हो। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 70 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाइड बाय पैरेंथेसिस स्टार्ट 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5, और तमाम ब्रैकेट्स 1 बाय 1 क्लोज हो जाएंगी। आप बोर्ड्स मैथ्स फार्मूला लगाएं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स का सॉल्व करना है, फिर पैरेंथेसिस का सॉल्व करना है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 6:5 एंड देयर सम इज 121, फाइंड द नंबर्स। ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप यूँ कर सकते हैं कि वो दो नंबर्स हैं 6x और 5x, 6x प्लस 5x, इनको सम करें। सम आपको बताया हुआ है कि वो 121 है, तो 6 प्लस 5 11, 11x इज इक्वल टू 121, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, उधर 11 डिवाइड हो जाएगा 121 पे, तो 11 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 11 आई है, 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला नंबर 6 आ जाएगा, 11 को 5 के साथ करेंगे, दूसरा नंबर 55 आएगा। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप रेशो लिखें, और टोटल सम आपके पास 121 है, टोटल पार्ट्स आपके रेशो के क्या हैं, 6 और 5 दोनों को ऐड करें, 11, वन पार्ट है वो 6 है, डिवाइड करें टोटल रेशो पे 11 पे, और मल्टीप्लाई कर दें उस सम पे जो इनका बन रहा है, तो आपको सिंपलीफाई करेंगे तो 66 आएगा। सेकंड पार्ट आपका रेशियो है 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो आपकी 11 है, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने जो अमाउंट आपकी सम के फॉर्म में मौजूद है 121, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55। सो द नंबर्स आर 66 एंड 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 64 आउट ऑफ 80, फाइंड द परसेंटेज एंड डिटरमिन पास फेल। 50% पे पास होना है, तो आपने बताना है पास हुआ है या फेल हुआ है।
आप उसके टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन्ड कितनी किए हैं 64, टोटल मार्क्स 80 हैं, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो गया 64 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 80% आए। द स्टूडेंट इज पास बिकॉज आंसर इज अबाउट 50%। थैंक यू सो मच। हमारा सेकंड मॉडल पेपर सॉल्व हो गया। अब अगली वीडियो में हम थर्ड मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं आप लोगों के लिए और स्टडी मटेरियल पर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। थैंक यू सो मच।